हेलो एवरीवन, मैं सौरभ दिल्लीवार आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम लोग भारत का इतिहास कवर करें। ठीक है, और भारत के इतिहास में अभी क्या पढ़े थे, प्राचीन भारत का इतिहास हम लोग देख रहे थे, जहां पर पिछली क्लास में हमने मौर्य वंश के बारे में देखा है। ठीक है, मौर्य वंश अपन समाप्त कर चुके हैं। अब आते हैं मौर्योत्तर काल में। ठीक है, मतलब मौर्य के बाद, मौर्य उत्तर को हम लोग क्या बोले हैं, मौर्योत्तर काल बोले हैं, कि मतलब जस्ट मौर्य वंश की समाप्ति के पश्चात कौन कौन से वंश ने, कौन कौन से शासकों ने मगध पर या भारत पर शासन किया है, उसके बारे में अपन को स्टडी करना है। तो अगर मौर्योत्तर काल को स्टडी करते हैं तो स्टडी करने का तरीका यह है कि उसको दो पार्ट में बांट दे, मौर्योत्तर काल को दो पार्ट में बांट दे। एक और कौन है, भारतीय शासक हैं, दूसरी ओर कौन है, विदेशी शासक है। ठीक है, मौर्योत्तर काल को दो पार्ट में स्टडी करना बेहतर है, जहां एक तरफ कौन है, जो भारतीय शासक है जिन्होंने भारत पर शासन किया। कौन कौन है वो, शुंग, कण्व और सातवाहन वंश, शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश। वहीं दूसरी ओर कुछ विदेशी शासक भी हैं जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया और अब भारत के क्षेत्रों पर कब्जा करके वहां पर उन्होंने अपना शासन प्रारंभ किया। कौन कौन है ये, हिंद यवन शासक हैं, शक हैं, पल्लव है और कुषाण है। पल्लव को हम लोग पार्थियन भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, पार्थियन भी कहते हैं। और अंत में कौन है, कुषाण वंश। ये सब क्या है, विदेशी शासक है जिन्होंने मौर्यों के बाद भारत पर शासन किया है। याद रखना, मेंस की दृष्टिकोण से ये वाला जो पार्ट है आपके सिलेबस के अंतर्गत नहीं है। ठीक है, पढ़ना क्या है, बस शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश, ये आपको पढ़ना है मेंस दृष्टिकोण से, इसीलिए इन्हीं तीरों के बारे में अपन स्टडी करेंगे। क्लियर है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपन शुंग वंश के बारे में। ठीक है, तो जब मगध साम्राज्य के बारे में स्टार्ट किया है, वहां पर मैं लिख रहा हूं कि शुंग वंश की स्थापना किसने की थी, पुष्यमित्र शुंग ने। किसने की थी, पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। ये बात हम सब जानते हैं, वो टेबल आपको बाय हार्ट करना है, याद करना है, मैं बार बार नहीं बोलूंगा। ठीक है, सबको याद होना चाहिए कि शुंग वंश की स्थापना किसने की है, पुष्यमित्र शुंग ने की है। और ऐसा करने वाले, मतलब खुद का साम्राज्य स्थापित करने वाले, वो प्रथम ब्राह्मण थे। ठीक है, प्रथम ब्राह्मण शासक कौन है, पुष्यमित्र शुंग है। कौन है, पुष्यमित्र शुंग। हमने पढ़ा है शूद्र वर्ण के भी शासक थे, नाम क्या था उनका, महापद्मनंद। महापद्मनंद कौन से वर्ण के, शूद्र वर्ण के थे। जबकि ब्राह्मण, प्रथम ब्राह्मण जिन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया, कौन है, पुष्यमित्र कौन शुंग थे। कौन थे, पुष्यमित्र शुंग। क्वेश्चन पूछेगा, प्रथम ब्राह्मण जिन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया कौन है, शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। अब बाणभट्ट के हर्षचरित में, ठीक है, एक बुक है, नाम क्या उसका, हर्षचरित। रचयिता कौन है, बाणभट्ट जी। और बाणभट्ट जी उस पुस्तक में लिखते हैं क्या, कि पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक, नाम क्या था उनका, वृहद्रथ। नाम क्या था, वृहद्रथ की हत्या की है। और वृहद्रथ की हत्या करने के पश्चात उन्होंने मौर्य वंश की समाप्ति कर दी और एक नए वंश, शुंग वंश की स्थापना की है। किसमें उल्लेख है, बाणभट्ट के हर्षचरित में उल्लेख है क्या, कि अंतिम मौर्य शासक वृहद्रथ की हत्या किसने की है, पुष्यमित्र शुंग ने की है, और एक नए वंश शुंग वंश की स्थापना कर दी है। अब क्वेश्चन पूछेगा मेंस में कि शुंग वंश की जानकारी कहां से मिलती है, शुंग वंश के बारे में जानकारी कहां से मिलती है। अगर 2 मार्क्स में 4 मार्क्स से पूछ लिया, और अगर आप लोग लिखोगे सिर्फ बाणभट्ट के हर्षचरित से, तो आपका पूरा मार्क्स मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि वो केवल एक सोर्स है। इसके अलावा और बहुत सारे सोर्स हैं जहां से शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है। देखते हैं कौन कौन से सोर्स है महत्वपूर्ण जहां से शुंग वंश के बारे में पता चलता है। पहला क्या है, पुराणों से। पहला कहां से, पुराणों से। दूसरा है बाणभट्ट के हर्षचरित से। कहां से, बाणभट्ट के हर्षचरित से। तीसरा है पतंजलि के महाभाष्य से, पतंजलि के महाभाष्य से, गार्गी संहिता से, कालिदास जी की मालविकाग्नि मित्रम से। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, मालविकाग्नि मित्रम किसकी रचना है, कालिदास जी की रचना है क्या, मालविकाग्नि मित्रम, मालविका प्लस अग्निमित्रम। ठीक है, बौद्ध धर्म ग्रंथ दिव्यावदान, क्या नाम है, बौद्ध धर्म ग्रंथ दिव्यावदान। इसके अलावा धनदेव के अयोध्याभिलेख से एवं भरहुत अभिलेख से भी शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है। क्लियर है, ये सब क्या है, शुंग वंश को जानने के महत्वपूर्ण स्रोत है।
ठीक है। संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग, शुंग वंश के संस्थापक थे, और वही उनके बारे में ही मेनली पूछता है इस शुंग वंश में। ठीक है, तो डालेंगे हेडिंग क्या? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग डाली हेडिंग। हम देना एक कट्टर ब्राह्मण शासक थे, एक कट्टर ब्राह्मण शासक थे। कौन? पुष्यमित्र शुंग जी। ठीक है, यहीं पे लिखा क्या? कट्टर ब्राह्मणवादी है। कौन? पुष्यमित्र शुंग। यही क्या थे? प्रथम ब्राह्मण जिन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया। अभी हम लोग कुछ देर पढ़े क्या कि कुछ देर पहले पढ़े हैं कि धनदेव के अयोध्या अभिलेख से शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है। ध्यान देना, इस अयोध्या अभिलेख में लिखा हुआ है क्या कि पुष्यमित्र शुंग ने एक ऋषि है, पतंजलि ऋषि के माध्यम से 2 अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराए हैं। ठीक है, फिर सुनिए क्या बोल रहा मैं। धनदेव के अयोध्या अभिलेख में यह लिखा गया है क्या कि पुष्यमित्र शुंग ने पतंजलि ऋषि के माध्यम से, पतंजलि ऋषि के द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि किस शासक ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे? पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध कराए थे। और संपन्न किसने किया है? पतंजलि ऋषि के द्वारा यह अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराया गया था। ठीक है, इसके अलावा दिव्यावदान क्या है? बौद्ध धर्म ग्रंथ है, वहां से जानकारी मिलती है कि पुष्यमित्र शुंग जी ने अशोक द्वारा निर्मित अनेक स्तूपों को नष्ट करा दिया, उन्हें गिरा दिया है। ठीक, कहां से जानकारी मिलती है? इस दिव्यावदान ग्रंथ से जानकारी मिलती है क्या कि पुष्यमित्र शुंग ने अशोक द्वारा निर्मित अनेक बौद्ध स्तूपों को क्षति पहुंचाई है, उन्हें नष्ट कर दिया है। क्या कर दिया है? नष्ट कर दिया है। याद रखना है आपको। ठीक है, अब देखते हैं जब पुष्यमित्र शुंग दरबार में किसके? बृहद्रथ में, तब उस समय जो मगध का दरबार है वहां का सिनारियो कैसा था। ठीक है, क्योंकि यहां से एक महत्वपूर्ण फैक्ट निकल के आने वाला है। जब अंतिम मौर्य राजा कौन है? बृहद्रथ शासन कर रहे थे, उस समय पर सिनारियो कैसा देखते हैं यहां पर। ठीक है, अब उस समय जो पूरा मौर्य दरबार है वो 2 भागों में बढ़ गया था। एक तरफ कौन है? पुष्यमित्र शुंग है, दूसरी ओर कौन है? यज्ञसेन है। कौन है? यज्ञसेन। अब जो पूरा, क्योंकि बृहद्रथ क्या है? एक कमजोर शासक है। बृहद्रथ क्या है? कमजोर शासक हैं, और इनके समय में जो साम्राज्य है वो 2 गुटों में बढ़ गया है। एक गुट की अगुवाई कौन कर रहे हैं? पुष्यमित्र शुंग कर रहे हैं, दूसरी ओर कौन है? यज्ञसेन है। और जैसे ही पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या की है, तो यज्ञसेन कहां चले गए हैं? विदर्भ वाले क्षेत्र में चले गए हैं, और यहां पर अपना पृथक शासन उन्होंने आरंभ किया। यज्ञसेन ने विदर्भ वाले क्षेत्र पर पृथक शासन आरंभ किया है, जबकि पुष्यमित्र शुंग कहां रहेंगे? मगधगढ़ क्षेत्र में, अवंती वाले क्षेत्र में पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना कर दी है। ठीक है, लेकिन जितने क्षेत्र पर बृहद्रथ शासन कर रहे थे उतना पूरा क्षेत्र पुष्यमित्र शुंग को नहीं मिला है। ठीक है, देख रहे थे क्या कि बृहद्रथ के समय में जो दरबार है वो बोलना चाहिए, जो पूरा साम्राज्य है 2 गुट में बढ़ गए थे। एक और कौन थे? यज्ञसेन, थे पुष्यमित्र शुंग थे। और जैसे ही पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या की है, अब यज्ञसेन ने विदर्भ क्षेत्र में अपना पृथक साम्राज्य स्थापित कर दिया है, और पुष्यमित्र को केवल मगध और अवंती वाला एरिया ही मिल पाया है, जिस बात से क्या है? पुष्यमित्र खफा है, और उन्होंने अपने पुत्र को आदेश दिया कि जाओ और यज्ञसेन पर आक्रमण करो। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। पुष्यमित्र के पुत्र का नाम क्या है? अग्निमित्र। नाम क्या है उनका? अग्निमित्र। पुष्यमित्र शुंग के पुत्र का नाम क्या है? अग्निमित्र। तब अग्निमित्र ने पुष्यमित्र शुंग की आज्ञा से क्या है? विदर्भ पर आक्रमण किया है, और इस यज्ञसेन को पराजित करके अब विदर्भ को भी मगध के अंतर्गत पुनः शामिल किया। ठीक है, क्या बोल रहा हूं? अग्निमित्र कौन है? पुष्यमित्र का पुत्र है। पुष्यमित्र का पुत्र है कौन? अग्निमित्र। और अपने पिता की आज्ञा से उसने यज्ञसेन को पराजित किया है, और विदर्भ क्षेत्र पर अब पुनः कब्जा कर लिया है। अब जो विदर्भ है फिर से मगध साम्राज्य के अंदर आ गया है। अब यहां से कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आने वाला है। ठीक है, इस यज्ञसेन की एक चचेरी बहन है। इस यज्ञसेन की एक चचेरी बहन है, नाम क्या है उसका? मालविका। नाम क्या है? मालविका। कौन है ये? यज्ञसेन की चचेरी बहन है। और कालिदास जी की रचना, नाम क्या है? मालविकाग्निमित्रम। नाम क्या है? मालविकाग्निमित्रम।
मतलब मालविका प्लस अग्निमित्रम, मतलब अग्निमित्र और इस मालविका के मध्य प्रेम संबंध को दर्शाया किसने? कालिदास जी ने अपनी रचना मालविकाग्निमित्रम में। क्लियर है फैक्ट? अग्निमित्र कौन है? पुष्यमित्र के पुत्र हैं, और मालविका कौन है? यज्ञसेन की चचेरी बहन है, और इन दोनों के प्रेम संबंध को वर्णित करने के लिए कालिदास जी ने मालविकाग्निमित्रम की रचना की थी। क्लियर है ये फैक्ट? इसके अलावा पुष्यमित्र शुंग के समय यवनों का आक्रमण था। भारत में क्या हुआ था? यवनों का आक्रमण हुआ था। ठीक है, याद रखना आपको। ठीक है, मनुस्मृति रचना इस शुंग वंश के टाइम पीरियड में ही हुई थी। शुंग वंश के शासन काल में ही मनुस्मृति की रचना हुई थी। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। मनुस्मृति रचना शुंग काल में हुई थी। अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ा है क्या कि पुष्यमित्र शुंग कैसे हैं? कट्टर ब्राह्मणवादी हैं, और उन्होंने अशोक द्वारा निर्मित अनेक स्तूपों को नष्ट करा दिया था। ठीक है, लेकिन इसके कॉन्ट्रडिक्शन में एक फैक्ट और है, क्या कि हालांकि अनेक स्तूपों को नष्ट जरूर कराया है, लेकिन उन्होंने 2 स्तूपों का पुनर्निर्माण भी कराया था। अब ये अचानक से क्यों करा ये पता नहीं, क्योंकि पहले तो तोड़वा रहे बहुत सारे स्तूप को, लेकिन उन्होंने 2 स्तूप का पुनर्निर्माण भी कराया। कौन कौन से हैं? सांची और भरहुत के स्तूपों का इन्होंने पुष्यमित्र शुंग जी ने पुनर्निर्माण कराया है। कहां के? सांची और भरहुत के स्तूपों का पुष्यमित्र शुंग जी ने पुनर्निर्माण कराया। क्लियर है? देखते हैं आप कुछ आगे शुंग वंश के बारे में। और ठीक है, शुंग वंश के अगले महत्वपूर्ण शासक का नाम क्या है? वसुमित्र। नाम क्या है? वसुमित्र। इनके समय में एक घटना हुई है, वो आपको याद रखना है। ठीक, ध्यान देना। अभी जो अपन सिलेबस पढ़ रहे हैं उससे बहुत छोटे टॉपिक है, और केवल जो फैक्ट लिखवा रहा हूं उतना ही आपको याद रखना है। और ये जो फैक्ट अपन पढ़ रहे हैं इसके चांसेस बहुत कम है मेंस के लिए। ठीक है, प्री में ही क्वेश्चन पूछता है, मेंस में यहां से क्वेश्चन पूछना लगभग इम्पॉसिबल है, 2 मार्क्स के लिए भी ये सब जो फैक्ट हैं वो कम है, इसीलिए क्वेश्चन यहां से अवॉइड करता है मेंस में। केवल और केवल प्री के दृष्टिकोण से ये सब महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं वसुमित्र के समय क्या हुआ है। इनके समय में यवनों का पुनः आक्रमण हुआ है, भारत पर यवनों का पुनः आक्रमण हुआ है। इस बार जो यवन है वो मिनांडर के नेतृत्व में भारत आए हैं। किसके नेतृत्व में? मिनांडर के नेतृत्व में भारत आए हैं। भारत में क्या है? अभी शुंग वंश का शासन काल है, जहां पर वसुमित्र क्या है? अभी राजा है। वसुमित्र क्या है? राजा है। अंततः मिनांडर एवं वसुमित्र के मध्य क्या होगा? युद्ध होगा, जिसमें वसुमित्र पुनः विजय रहे। वसुमित्र क्या है? जीत गए हैं, मिनांडर की हार हुई है। मतलब क्या है? यवन पराजित हो गए हैं, वसुमित्र जीत गए हैं। अब शुंग वंश के शासन काल को ब्राह्मण धर्म का पुनर्जागरण काल कहते हैं। ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये पूछ सकता है कि कौन से वंश के शासन काल को ब्राह्मण धर्म का पुनर्जागरण काल कहते हैं। शुंग वंश के शासन काल को क्या बोलेंगे? ब्राह्मण धर्म का पुनर्जागरण काल कहेंगे। और यही पहला ब्राह्मण वंश था जिन्होंने क्या किया है? शासन किया। कौन सा वंश है? शुंग वंश। अब इस शुंग वंश के शासक का नाम क्या है? अंतिम का देवभूति नाम है। शुंग वंश के अंतिम शासक कौन थे? देवभूति थे, जिनकी हत्या किसने की है? वासुदेव कण्व ने की है, और एक नए वंश कण्व वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, अंतिम शासक का नाम क्या है? देवभूति, जिनकी हत्या किसने की है? वासुदेव कण्व ने, और एक नए वंश कण्व वंश की स्थापना कर दिया। ठीक है, हमने पढ़ा ना शुंग, कण्व और सातवाहन, इन तीनों वंशों के बारे में आपको पढ़ना है मौर्योत्तर काल में। तो शुंग वंश आपका समाप्त होता है। अब आते हैं कहां पर? कण्व वंश में। कण्व वंश बहुत ही छोटा टॉपिक है, कुछ भी नहीं पढ़ना है, केवल जो पॉइंट बता रहा हूं वही पढ़ना। संस्थापक कौन है? वासुदेव कण्व। कौन है? वासुदेव कण्व कण्व वंश के संस्थापक हैं। और इस कण्व वंश में कुल 4 शासक हुए हैं। कुल 4 शासक हुए जिन्होंने 45 वर्षों तक शासन किया है। कितने वर्ष तक? मात्र 45 वर्षों तक शासन किया है। कुल 4 शासक हुए हैं, और इन 4 शासकों ने कुल 45 वर्ष तक शासन किया है।
अगला फैक्ट जो महत्वपूर्ण है, सुंग वंश की तरह ये भी क्या है, ब्राह्मण है। ठीक है, सुंग वंश क्या है, प्रथम ब्राह्मण वंश था, और सुंग वंश की तरह कर्ण वंश भी क्या है, एक ब्राह्मण वंश है। अर्थात इन्होंने भी वैदिक धर्मों को क्या दिया है, संरक्षण दिया है, वैदिक धर्म को एवं वैदिक संस्कृति को संरक्षण दिया है। कौन से वंश ने, सुंग वंश और कर्ण वंश, इन दोनों, क्योंकि दोनों क्या है, ब्राह्मण वंश के थे, इसी कारण इन्होंने वैदिक धर्म एवं वैदिक संस्कृति को संरक्षण दिया था। ये पॉइंट भी आपका महत्वपूर्ण है। देखते हैं अब कौन कौन से शासक थे इस वंश में। वासुदेव कण्व, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मन, 4 शासक हुए कुल। कौन कौन से हैं, वासुदेव कण्व क्या थे, इस वंश के संस्थापक थे। उसके बाद कौन है, भूमिमित्र है, फिर आए नारायण, और अंतिम शासक कौन थे, सुशर्मन। नाम क्या है, सुशर्मन, जिनकी हत्या कर दी गई कब, 30 ईसा पूर्व में, सन 30 ईसा पूर्व में सिमुक नाम के व्यक्ति ने यह कर दी है, इस सुशर्मन की हत्या करके एक नए वंश सातवाहन, या फिर बोलना चाहिए आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना की है। किसने की है, सिमुक ने। बात कब की है, 30 ईसा पूर्व में। अब सातवाहन वंश की स्थापना होगी और इस तरीके से कण्व वंश आपका समाप्त होगा। अब पढ़ेंगे अपन सातवाहन वंश के बारे में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एक नया वंश, सातवाहन वंश। हमने कुछ देर पहले देखा क्या कि कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मन की हत्या कब हुई थी, 30 ईसा पूर्व में हुई थी। हत्या किसने की थी, सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक ने 30 ईसा पूर्व में उनकी हत्या करके एक नए वंश सातवाहन वंश अथवा आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, अब सातवाहन वंश बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के, प्री और मेंस दोनों में ये यहां से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, देखते हैं सातवाहन वंश का संस्थापक कौन है, सिमुक है। कौन है, सिमुक। जबकि इन्होंने अपनी राजधानी क्या बनाई है, प्रतिष्ठान को। क्या बनाई, राजधानी प्रतिष्ठान को। बाद में अमरावती भी इनकी राजधानी बनेगा, लेकिन याद रखना अभी प्रतिष्ठान को राजधानी बनने का गौरव मिला है। ठीक है, अब इन सातवाहनों को पुराणों में क्या बोला गया है, आंध्र भृत्य बोला गया। क्या बोला गया है, आंध्र भृत्य। जबकि अभिलेखों में क्या बोला गया है, सातवाहन। अभिलेखों में क्या बोला गया है, सातवाहन, लेकिन पुराणों में क्या बोला गया है, आंध्र भृत्य कहा गया है। इन सातवाहनों को पुराणों में क्या बोला गया है, आंध्र भृत्य। अब क्वेश्चन आएगा कि सातवाहन वंश के बारे में जानकारी कहां से मिलती है। तो पहला पॉइंट यह है, कहां से मिलती है, पुराणों से। कहां से मिलती है, पुराणों से सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। इसके अलावा रानी नागनिका या फिर रानी नयनिका एक ही व्यक्ति है, कई बुक में नागनिका लिखा है, कई बुक में नयनिका लिखा है। इसी कारण मैं दोनों नाम ही यहां पर लिख दिया हूं, जो एग्जाम में आया वही लिखना है। ठीक है, अगर आप मेंस में लिख रहे हो तो लिखना रानी नागनिका। ठीक है, रानी नागनिका के नानाघाट अभिलेख से भी सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा गौतमी पुत्र सातकर्णी के नासिक गुहालेख, गौतमी पुत्र सातकर्णी के नासिक गुहालेख एवं वशिष्ठी पुत्र पुलवामी के नासिक व कार्ले गुहालेख से भी जानकारी मिलती है सातवाहन वंश के बारे में, तथा यज्ञश्री सातकर्णी के नासिक गुहालेख से भी महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिलती है इस वंश के बारे में। याद करना है आपको, ये सभी 5 पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि कहां कहां से सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। अब थोड़ा वंशावली देखते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण शासक हुए हैं। संस्थापक कौन थे, सिमुक थे। कौन थे, सिमुक। इन्होंने 30 ईसा पूर्व में सातवाहन वंश की स्थापना की थी, कण्व वंश को समाप्त करके। इसके पश्चात शासक का नाम क्या है, कृष्ण अर्थात कान्हा। अच्छा, भगवान कृष्ण नहीं है। ठीक है, इनका हालांकि नाम कृष्ण है, लेकिन भगवान कृष्ण नहीं है। ठीक है, वो अलग है, ये अलग है। ठीक है, कृष्ण अर्थात कान्हा। इसके बाद क्या है, महत्वपूर्ण शासक हुए हैं। उसके पश्चात सातकर्णी प्रथम, नाम क्या है, सातकर्णी प्रथम इस वंश के एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हुए, जिनके बारे में जानकारी कहां से मिलती है, नानाघाट अभिलेख से इनके बारे में जानकारी मिलती है। अगला महत्वपूर्ण शासक कौन है, हॉल। नाम क्या है, हॉल।
हॉल के पश्चात अगला महत्वपूर्ण शासक कौन है? गौतमी पुत्र सातकर्णी। नाम क्या है? गौतमी पुत्र सातकर्णी, जिसके बारे में जानकारी कहां से मिलती है? नासिक अभिलेख से मिलती है। गौतमी पुत्र सातकर्णी के पश्चात महत्वपूर्ण शासक का नाम क्या है? वशिष्ठी पुत्र पुलवामी। नाम क्या है? वशिष्ठी पुत्र पुलवामी। और अंत में यज्ञ श्री सातकर्णी के बारे में अपन को पढ़ना है। ठीक है, तो देखते हैं अब इंडिविजुअल करके महत्वपूर्ण शासकों के बारे में। ठीक है, ठीक है, देखते हैं अब सातवाहन वंश के बारे में। ठीक है, हमने कुछ देर पहले फ्लो चार्ट पढ़ा है शासकों के बारे में कि कौन कौन से महत्वपूर्ण शासक इस सातवाहन वंश में हुए हैं। ठीक है, उनमें से सबसे पहले प्रतापी शासक कौन थे? सातकर्णी प्रथम थे। ठीक है, उन्हीं के बारे में अपन स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिए सातकर्णी प्रथम। हेडिंग क्या है हमारा? सातकर्णी प्रथम, जो कि सातवाहन वंश के प्रथम प्रतापी शासक थे। नाम क्या है उनका? सातकर्णी प्रथम। जानकारी कहां से मिलती है इनके बारे में? इनकी पत्नी का नाम क्या है? रानी नागनिका। सातकर्णी प्रथम के पत्नी का नाम क्या है? रानी नागनिका। और उनके ही नानाघाट अभिलेख से, रानी नागनिका के नानाघाट अभिलेख से हमें सातकर्णी प्रथम के बारे में जानकारी मिलती है। क्लियर रखिए बात को। ठीक है, ये कौन थे? सातवाहन वंश के प्रथम प्रतापी शासक थे और इनकी पत्नी का नाम क्या है? रानी नागनिका। और सातकर्णी प्रथम के बारे में जानकारी कहां से मिलती है? रानी नागनिका के नानाघाट अभिलेख से ही मिलती है। क्लियर है? ध्यान देना, सातकर्णी प्रथम ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किए हैं। क्या किए हैं? 2 बार अश्वमेध यज्ञ किए हैं। साथ ही साथ इन्होंने ब्राह्मणों को भूमि दान में भी दी है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लेता भाई भूले भटके कि इनमें से किस शासक ने ब्राह्मणों को भूमि दान में दी थी? किसने दी थी? सातकर्णी प्रथम ने ब्राह्मणों को भूमि दान में दी थी। अब सब चीज अच्छा चल रहा है, सब चीज अच्छा चल रहा है, लेकिन तभी सातकर्णी प्रथम जी की मृत्यु हो जाती है। सातकर्णी प्रथम जी की मृत्यु हो जाएगी और उस समय जो उनके बालक कैसे हैं? अल्पवयस्क हैं। सातकर्णी प्रथम के 2 छोटे बालक हैं और दोनों अल्पवयस्क थे। तब उनकी पत्नी यानी कि रानी नागनिका ने, ठीक है, अपने पुत्रों के नाम से शासन किया है। किसने? रानी नागनिका ने। और भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब किसी स्त्री ने शासन की बागडोर संभाली। किसे संभाली है? रानी नागनिका ने, जो सातकर्णी प्रथम की क्या थी? पत्नी थी। और इन्होंने अपने पुत्रों के नाम पर क्या किया है? सातवाहन वंश का जो कार्यभार है संभाला। किसे संभाला है? रानी नागनिका ने अपने अल्पवयस्क पुत्रों के नाम से शासन किया। एक पॉइंट और छूट गया है सातकर्णी प्रथम के बारे में कि इनके समय में मालव शैली की गोल मुद्राएं प्रचलित थी। कौन सी शैली की? मालव शैली की गोल मुद्राएं सातकर्णी प्रथम के समय प्रचलित थी। केवल और केवल इतना ही पढ़ना है सातकर्णी प्रथम के बारे में। जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ऐड कर दिया हूं मैं सातकर्णी प्रथम में, केवल इतना ही पढ़ना। ठीक है, अब सातकर्णी प्रथम के बाद जो महत्वपूर्ण शासक हुए वो कौन है? हॉल है। कौन है? हॉल, जो कि 17वें क्रम के सातवाहन शासक थे। नाम क्या उनका? हॉल, जो कि 17वें क्रम के क्या थे? सातवाहन शासक थे। सॉरी, ठीक है। ये एक प्रसिद्ध कवि थे। क्या थे? एक प्रसिद्ध कवि थे। साथ ही साथ अनेक विद्वानों को इन्होंने अपने दरबार में आश्रय दिया था। इन्होंने अनेक विद्वानों को अपने दरबार में आश्रय दिया। किसने दिया था? हॉल ने दिया था, जो कि 17वें क्रम के क्या है? सातवाहन शासक थे। और इनके द्वारा, हॉल के द्वारा ही प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती की रचना की गई है। आपको ये फैक्ट याद रखना है। ठीक है, तो प्राचीन पढ़ाने में यही दिक्कत है कि जो महत्वपूर्ण फैक्ट केवल वही पढ़ाना है, और इसी कारण से कई बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आ पाता। और यही कारण है क्या कि मैं सबसे लास्ट में हैंडल करता हूं प्राचीन को। ठीक है, जैसे मध्यकाल पढ़ते हैं, आधुनिक पढ़ते हैं, तो उसमें जो कहानी है उसके द्वारा आप सबको एंटरटेन कर सकते हैं, इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, लेकिन वो सब पॉसिबल नहीं है प्राचीन में हैंडल करना। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है केवल और केवल वही पढ़ाना है। ठीक है, और इन सब को एक कहानी में वाइंड अप करना लगभग बहुत इम्पॉसिबल है, बहुत मुश्किल है। इसी कारण कई लोगों को इंटरेस्ट नहीं लगता, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। जितना फैक्ट लिखा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, केवल और केवल उतना ही पढ़िए। यकीन मानिए इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये तो देख लीजिए घटना चक्र, ये पढ़ने के बाद केवल और केवल घटना चक्र सॉल्व कीजिए, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है,
आते हैं यहां पर हॉल के बारे में। इनके द्वारा प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती की रचना की गई थी और इनके दरबार में दो विद्वान रहते हैं। ठीक है, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। हॉल के दरबार में दो विद्वान रहते हैं, एक का नाम क्या है गुणाद्य, दूसरे का नाम क्या है सर्ववर्मन। नाम क्या है गुणाद्य, दूसरे का नाम क्या है सर्ववर्मन। सर्ववर्मन गुणाद्य के द्वारा प्राकृत भाषा में वृहत कथा की रचना की गई है। क्या बोल रहा हूं मैं, दो विद्वान है, नाम क्या है गुणाद्य और सर्ववर्मन। गुणाद्य के द्वारा प्राकृत भाषा में वृहत कथा की रचना की गई है। कौन सी भाषा में, प्राकृत भाषा में वृहत कथा की रचना की है, जबकि सर्ववर्मन के द्वारा कातंत्र की रचना की है। सर्ववर्मन के द्वारा कातंत्र की रचना की गई है, जो कि संस्कृत व्याकरण है। क्या है, संस्कृत व्याकरण है, जिसकी रचना सर्ववर्मन के द्वारा की गई है। उस रचना का नाम क्या है, कातंत्र। ठीक है, अब आते हैं गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में। ठीक है, डालिए हेडिंग गौतमी पुत्र सातकर्णी। अगर क्वेश्चन आएगा कि सातवाहन वंश के सबसे महानतम शासक कौन थे, गौतमी पुत्र सातकर्णी। याद रखना ये क्या है, सातवाहन वंश के सबसे महानतम शासक थे। इनके बारे में जानकारी कहां से मिलती है, इनकी माता गौतमी बलश्री के नासिक अभिलेख से गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में जानकारी मिलती है। जानकारी कहां से मिलती है, फिर से बोल रहा हूं मैं, इनकी माता गौतमी बलश्री जी के नासिक अभिलेख से गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में जानकारी मिलती है। अब इन्होंने कुछ उपाधियां ली है और उन उपाधियों से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। गौतमी पुत्र सातकर्णी के द्वारा कौन कौन सी उपाधि धारण की गई थी, कौन कौन सी है, वेंकटेक स्वामी। पहले क्या है, वेंकटक स्वामी, पहला उपाधि क्या है, वेंकटक स्वामी। फिर क्या है, राजा राज, और क्या है, विंध्य नरेश, और अंतिम क्या है, एकमात्र ब्राह्मण या अद्वितीय ब्राह्मण। इसके अलावा भी बहुत सारी उपाधि है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वही लिखा हूं मैं। ठीक है, चार उपाधि आपको याद करना ही है। कौन कौन सा है, वेंकटक स्वामी, राजा राज, विंध्य नरेश, और चौथा कौन सा है, एकमात्र ब्राह्मण या अद्वितीय ब्राह्मण की उपाधि गौतमी पुत्र सातकर्णी के द्वारा धारण की गई थी। ठीक है, अभी कुछ देर पहले मैं लिखाया हूं क्या, मौर्योत्तर काल को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक और कौन है, भारतीय शासक है, दूसरे और कौन है, विदेशी शासक है। और विदेशी में से कौन सा एक है, शक है। क्या है, शक। अभी शक जो है वो भारत पहुंच चुके हैं। शक शासक और सातवाहनों के मध्य क्या हो रहा है, संघर्ष हो रहा है। शक और सातवाहनों के मध्य संघर्ष हो रहा है। तब गौतमी पुत्र सातकर्णी ने शक शासक नहयान को पराजित किया है। नहयान को पराजित किसने किया था, गौतमी पुत्र सातकर्णी जी ने शक शासक नहयान को पराजित किया था। ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। ठीक है, अब ये बहुत दानी व्यक्ति हैं, जो गौतमी पुत्र सातकर्णी जी हैं, दानी व्यक्ति भी हैं, और इन्होंने 2 गांव दान में दिए हैं। यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछा नहीं है बट पूछ सकता है। ठीक है, इन्होंने बौद्ध संघ को क्या दिया है, अजकालकीय गांव। कौन सा गांव, अजकालकी गांव, जबकि कार्ले के भिक्षुक संघ को करजक गांव दान में दिया था। ठीक है, हमारे सीजीपीएससी में क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन कई जगह पूछ चुका है। इसी कारण ये पॉइंट लिखवा दिया मैं कि इन्होंने बौद्ध संघ को क्या दिया है, अजकालकीय गांव दिया है, जबकि कार्ले के भिक्षुक संघ को करजक गांव दान में दिया था। ठीक है, ये हुआ क्या, आपके गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में। देखते हैं अब सातवाहन वंश के कुछ अन्य प्रमुख शासकों के बारे में। ठीक है, अगले महत्वपूर्ण शासक कौन है, वशिष्ठिपुत्र पुलवामी। नाम क्या है, वशिष्ठिपुत्र पुलवामी क्या है, अगले महत्वपूर्ण शासक हैं सातवाहन वंश के। ठीक है, इनके बारे में क्या पढ़ना है, इन्होंने आंध्र प्रदेश पर विजय प्राप्त की है। वशिष्ठिपुत्र पुलवामी ने आंध्र प्रदेश पर विजय प्राप्त की है, और विजय प्राप्त करने के पश्चात क्या बोला गया है, प्रथम आंध्र सम्राट कहा गया। क्या बोला गया है, प्रथम आंध्र सम्राट। किनको बोला गया है, वशिष्ठिपुत्र पुलवामी को प्रथम आंध्र सम्राट कहा गया, जब इन्होंने आंध्र प्रदेश पर विजय प्राप्त की। क्लियर, इनके सिक्कों पर जो सिक्के वशिष्ठिपुत्र पुलवामी ने जारी किए, उनमें क्या है, 2 पतवारों वाले जहाज का चित्र बना हुआ था। ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि 2 पतवारों वाले जहाज का चित्र किनके सिक्कों पर बना हुआ है, तो सातवाहन वंश के राजा वशिष्ठिपुत्र पुलवामी के सिक्कों पर 2 पतवारों वाले जहाज का चित्र बना हुआ था। ठीक है, अब एक महत्वपूर्ण फैक्ट और क्या है कि इन्हें
वशिष्ठिपुत्र पुलवामी को शक शासक रुद्रदामन ने 2 बार पराजित किया है। ठीक है, शक शासक रुद्रदामन ने 2 बार वशिष्ठिपुत्र पुलवामी को पराजित किया था। क्लियर है। अब इसके बाद इनके बाद जो अन्य महत्वपूर्ण शासक है वो कौन है? यज्ञश्री सातकर्णी। नाम क्या है? यज्ञश्री सातकर्णी। और ये सातवाहन वंश के अंतिम महत्वपूर्ण बोलना चाहिए अंतिम प्रतापी शासक थे। कौन है? यज्ञश्री सातकर्णी। इन्होंने शकों को पराजित करके अपने पूर्वजों का क्षेत्र वापस प्राप्त किया। यज्ञश्री सातकर्णी कौन है? अंतिम प्रतापी शासक है सातवाहन वंश के। इन्होंने शकों को पराजित किया है और उन्हें पराजित करके अपने पूर्वजों का क्षेत्र वापस प्राप्त किया। किसने? यज्ञश्री सातकर्णी ने। इनके सिक्के कहां कहां से मिले हैं? आंध्र प्रदेश से मिले हैं, मध्य प्रदेश से मिले हैं और गुजरात में इनके सिक्के मिले हैं। मतलब कहा जा रहा है एक बड़े भूभाग पर यज्ञश्री सातकर्णी शासन करते थे। मतलब एक बड़े भूभाग पर सातवाहन वंश का विस्तार था जब यज्ञश्री सातकर्णी क्या थे? शासक थे। क्लियर है। अब इनके सिक्कों पर भी, यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्कों पर भी जहाजों का चित्र है। किसका चित्र है? जहाजों का चित्र है, जो समुद्री व्यापार के प्रति एवं जहाजों के प्रति उनके प्रेम को दर्शाता है। क्या बोल रहा हूं मैं? यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्कों पर क्या है? जहाज का चित्र है। ठीक है, जो दर्शाता है क्या? कि उन्हें समुद्री व्यापार से या समुद्री रास्तों से क्या है? प्रेम है। किन्हें? यज्ञश्री सातकर्णी को। क्लियर है। केवल इतना ही पढ़ना है इनके बारे में। और इस तरीके से इनके पश्चात जो सातवाहन वंश है वो अब कमजोर होता चला जाएगा और अंततः सातवाहन वंश के अंतिम शासक कौन थे? पुलवामी चतुर्थ। कौन थे? पुलवामी चतुर्थ इस सातवाहन वंश के अंतिम शासक थे। क्लियर है। इतना ही आपको पढ़ना है सातवाहन वंश के बारे में। तो अब जो मौर्योत्तर काल है जहां पर शुंग, कण्व और सातवाहन आपका समाप्त होता है। ठीक है, कई लोगों को लग रहा होगा कि बहुत कम पढ़े हैं, लेकिन ध्यान देना इतना इनफ है। इसको छोड़कर केवल और केवल घटना चक्र सॉल्व करना और कोई थ्योरी या फिर फैक्ट मेरे हिसाब से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपको इच्छा है तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। जितना पढ़िए कम है, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन यहां से आएगा जो पढ़े हुए से बाहर आता है और वो मेरे से भी नहीं बनेगा। ठीक है, मेरे से क्या जो अच्छे अच्छे एक्सपर्ट हैं उनसे भी क्वेश्चन नहीं बनता है। तो अगर पूरे में पूरा बनाना सबको, सपोज कोई बोल रहा है 100% एक्यूरेसी चाहिए, तो उसके लिए आप स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। आपको जो पढ़ता है वहां से पढ़ाई कीजिए और अगर आपके क्षमता है तो बिल्कुल बनाइए 100 में 100। ठीक है, ये क्या थे? सातवाहन वंश के अंतर्गत थे। इस तरीके से मौर्योत्तर काल आपका खत्म होता है। अगली क्लास में गुप्त वंश स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे तुरंत खत्म हो जाए वो। ठीक है, थोड़ा लंबा है गुप्त वंश, तो शायद एक क्लास में पॉसिबल ना हो, लेकिन ट्राई करेंगे अपन। ठीक है, थैंक यू क्लास।